तो आज के आपके करंट अफेयर्स 10 अगस्त 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी के बारे। सो बेसिकली ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी क्या है? अभी आपके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो इंडिया की है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का बेसिकली काम है कहीं पे भी मनी लॉन्ड्रिंग या ऐसे अनडिक्लेयर्ड एसेट्स चीजों के केसेस होते हैं ना, उसमें आपकी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट खासकर दखल अंदाजी करती है। अब यहाँ पे क्या है कि एक केस आया है, मतलब आजकल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसे ही इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो आपका वजीर एक्स एक प्लेटफॉर्म था इंडिया का। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म था, यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते थे, बेच सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। तो इसके अंदर से आपका केस आया कि यहाँ पे वजीर एक्स एक्चुअली लोगों की हेल्प कर रहा था मनी लॉन्ड्रिंग में, कि पैसा किस तरीके से, जो इलीगल जो काला धन है उसे किस तरीके से आपकी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया जा सके ताकि सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड से बाहर निकल जाए। अब इसमें यही सवाल खड़ा होता है कि ब्लॉकचेन्स को ट्रेस करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है। देखो, अपने आप में ब्लॉकचेन सबसे पहले टेक्नोलॉजी क्या होती है मैं यही समझा दूं आपको। जो ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी है, ज्यादातर वो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करती है। ब्लॉकचेन में क्या होता है? ब्लॉकचेन में ये मान लो कि दुनिया भर में अलग अलग सर्वर्स हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। अब आपकी क्रिप्टो करेंसीज कैसे काम करती हैं, इसी के साथ में उसे भी इनपुट बता दूं। आपकी क्रिप्टो करेंसीज अलग अलग सर्वर्स के ऊपर ना माइन की जाती है। माइन का मतलब होता है सर्वर्स एक पूरा पजल सॉल्व करते हैं, पजल सॉल्व करने के बाद एक नया कॉइन जनरेट हो जाता है। ठीक है। जब वो कॉइन जनरेट होता है, वो जो भी पर्सन उस माइन को ओन करता है उसके नाम से XYZ से ये कॉइन इशू हो जाता होता है। तो इसी कारण क्रिप्टो करेंसीज को एक्चुअली रखने के दो तरीके होते हैं। या तो आप मार्केट से खरीद सकते हो, जैसे बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन का ही बता देता हूँ। बिटकॉइन या तो आप मार्केट से खरीद सकते हो, या आप अपने खुद के सर्वर्स, उनका एल्गोरिदम, ये सब कुछ खरीद के एक प्रॉपर सेटअप बना सकते हो और उसके अंदर आपके सर्वर सारा दिन चल चल के आपका बिटकॉइन प्रोड्यूस कर देंगे। तो आपको फिर पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे, आपका अपना बिटकॉइन खुद प्रोड्यूस हो जाता है। और जब ये बिटकॉइन प्रोड्यूस होगा, ये पूरी चेन को एंटर कर जाएगा। जो ऑलरेडी आपकी सारी मनी की चेन थी उसके अंदर ये भी आ जाएगा। जो इसका ओनर था XYZ, उसके नाम पे आ जाएगा। ठीक है। अब वो पर्सन कहीं ना कहीं इसे स्टोर करेगा। ऑनलाइन पैसे को स्टोर करने के लिए, क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करने के लिए हमेशा एक वॉलेट होना चाहिए। आपको वॉलेट के अंदर पैसा रखा जाता है। तो ये सारे ब्लॉकचेन्स क्या करते हैं, जैसे ही पैसा सिस्टम के अंदर एंटर करेगा और जिस पर्सन के नाम पे, मतलब जिसके वॉलेट में है, वहां पे एंट्री हो जाएगी कि अच्छा ये पर्सन के अकाउंट में ये पैसा आ गया, तो सारे सर्वर्स में सेम टू सेम कॉपी हो जाता है। तो इसी कारण पैसा चोरी करना थोड़ा मुश्किल है ब्लॉकचेन्स के अंदर, क्योंकि एक टाइम पे मल्टीपल सर्वर सेम इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करके कर रहे होते हैं। तो अगर आपके हैकर को हैक करना है, उसे सारे ब्लॉकचेन को हैक करना पड़ेगा, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा और बहुत ही मुश्किल काम है। इसी कारण ये थोड़ा इस मामले में सेफ है। लोगों का वॉलेट हैक किया जा सकता है, ठीक है, उनका पासवर्ड लेके, OTP लेके, कुछ भी लेके वो हैक करके वहां से पैसे निकाले जा सकते हैं। अपने आप में ब्लॉक चेन के अंदर से पैसे निकालने बहुत मुश्किल है। ठीक है, जैसे तो ये सारी टेक्नोलॉजी है। अब कल इस पर्सन ने इसी ब्लॉक चेन को यूज करके पैसा आगे किसी और को बेच दिया, मतलब ये जो कॉइन है किसी और को ट्रांसफर कर दिया, ABC जिसका नाम था। ये सारे लेजर्स के ऊपर मॉडिफाई हो जाएगा कि अब इस सिक्के का ओनर आपका XYZ की जगह, अब XYZ के बाद जो अगला ओनर आ गया इस सिक्के का वो है ABC। तो हर सिक्का, हर क्रिप्टो करेंसी का सिक्का आपका इस तरीके से ट्रैक हो सकता होता है इस पूरे सेंस में। ठीक है। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है, कई बारी जहां पे ये जो माइनिंग हो रही है ना, जहां पे सिक्का जनरेट हो रहा है, यहीं पे आपके जोड़ दिया जाता है वॉलेट। ठीक है, ये चेन का पार्ट नहीं बनाया जाता, यहीं पे वॉलेट जोड़ दिया जाता है और वॉलेट को आगे डायरेक्टली इस पर्सन के वॉलेट के अंदर ट्रांसफर करने के लिए कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण आप इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पार्ट ही नहीं रहते।
उसके कारण क्या होता है, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर हो रहा है। जब तक आप किसी और पर्सन को नहीं भेजोगे जो ब्लॉकचेन के ऊपर है, तब तक ये पैसा सिस्टम को एंटर नहीं करता। तो माइन से जो पैसा जनरेट हुआ उसे वॉलेट के अंदर भेजा गया, ये सारा पैसा अनट्रेसेबल हो जाता है, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर तो प्रॉपर रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि ये ओनर है, इसके बाद ये ओनर है, इसके बाद ये ओनर है, सारी। अगर वो एक सिक्का लाखों लोगों के पास भी जा चुका है ना, लाखों का ट्रैक रिकॉर्ड होगा, तो एक एक रुपया पता लग सकता है कहाँ गया। पर जब ऐसे वॉलेट यहाँ पे जोड़ दिया जाता है ना, तब प्रॉब्लम आती है। और वजीर एक्स इसी तरीके से काम कर रहा था कि उनके सारे वॉलेट्स बाहर हैं, इस कारण वहां पे ट्रेसेबिलिटी नहीं बन रही। और जितना पैसा वजीर एक्स के अंदर गया है वो कहाँ से आया है, किसने इन्वेस्ट किया है, वजीर एक्स की कंपनी वालों को कुछ नहीं पता। और उनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं है, उनके कस्टमर्स के बारे में नहीं पता, इस कारण वो इतनी मुसीबत में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो अपने आप में यही चीज को यहाँ पे समझाया हुआ है कि ट्रांजैक्शंस अपने आप में ब्लॉकचेन में ट्रेसेबल होती हैं, क्योंकि हर एक चीज आपकी डिटेक्ट की जाती है। बस सिर्फ दो चीजें हैं, दो तरीके हैं जिससे आपके क्रिमिनल्स और हैकर्स ट्रांजैक्शंस को गायब करते हैं। एक तरीका मैंने आपको बताया कि जब वॉलेट ही आपके अलग कर दिया जाता है, उसे कहते हैं ऑफ चेन ट्रांजैक्शंस, चेन से बाहर निकाल लिया, ब्लॉक चेन से बाहर निकाल लिया। एक और तरीका भी है, आपके यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है ना, कई बार हैकर्स यहाँ पे क्या करते हैं, आपके यहाँ पे ना मिक्सिंग पॉइंट्स लगा देते हैं। अब ये क्या होता है, देखो ट्रांजैक्शन जाएगी वैसे, ये हैक नहीं हो रही है, इन द सेंस ये हैक इस तरीके से नहीं हो रही है कि अगर XYZ ने पैसा भेजा है ABC को, वो पैसा XYZ से ABC को ही जाएगा। पर ये कई बार यहाँ पे मिक्सर सेट करके क्या करते हैं, या टम्बलर जिसे कहते हैं, टम्बलर का मतलब डब्बा हिला दिया एक तरीके से, तो यहाँ पे सारी दुनिया से करेंसीज आ रही हैं, वो सारी की सारी मिक्स होंगी और कोई भी किसी के पास भी चली जाएगी। तो अब फिर यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स आके उलझ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जानबूझ के सारे रिकॉर्ड्स को मिक्स कर देते हैं कि यहाँ का सिक्का, ओरिजिनली तो ये सिक्का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, वो ट्रांजैक्शन ऐसे करते हैं कि जो Z का सिक्का है वो किसी MNO को चला जाएगा, MNO का सिक्का किसी PQR के पास चला जाएगा, PQR का, ठीक है, मतलब ऐसे घूम फिर के सिक्का ABC। तो ये इतना जो मल्टीफोल्ड ट्रांजैक्शंस घुमा देते हैं ना, इसके कारण फिर ये पेपर वर्क बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि कंप्यूटर से किया जाता है, तो ये तो मैंने 3-4 ही ग्राफ बनाए, वो तो लाखों में ट्रांजैक्शंस ऐसे घुमा देते हैं, क्योंकि जितनी भी क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रही होती है, वो सबको घुमा के अपना पैसा पहुंच जिसके पास पहुंचाना होता है उसके पास उतना पहुंच जाता है, पर वो सारा घूम फिर के पहुंचता है। ठीक है, किसी का सिक्का किसी के पास गया, किसी का किसी के पास, तो इस तरीके से ट्रेस करना मुश्किल हो जाए, तो ये चीज है। ठीक है, तो इसके ऊपर डेवलपमेंट और यही सारी आपकी न्यूज बनी हुई है। सेकेंड चीज है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। देखो ये काफी पुराना इनिशिएटिव है, काफी सालों से करंट अफेयर चल रहा है। सरकार ने बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जहां से पब्लिक प्रोक्योरमेंट की जा सकती है। मतलब ओरिजिनली सरकार यहां से पब्लिक प्रोक्योरमेंट करती थी। अब इसका क्या मतलब है, देखो सरकार के जितने भी टेंडर्स होते हैं, सरकार को कुछ भी चाहिए लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि सरकार तो बड़ी क्वांटिटी में ही खरीदती है, तो सरकार ने उस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ना अपने लिए खुद के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया था, जहां पे कोई भी सेलर अपने आप को रजिस्टर कर सकता था। मिनिमम कंडीशन के वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो सब कुछ, कोई भी सेलर अपने आप को रजिस्टर कर सकता था और सरकार को सप्लाई करने के लिए अपनी बिड लगा सकता था कि हम ये चीज इतने में सप्लाई कर देंगे। तो ये चीजें ऑनलाइन दिखती भी थी, तो आराम से सरकार जो चीपेस्ट है सरकार उसे सिलेक्ट करेगी और उससे खरीद लेगी। तो इस कारण ये आपकी ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए, तो पहले ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाया गया, फिर इसे स्टेट गवर्नमेंट्स भी यूज करने लग गई हैं। अब इसे कोऑपरेटिव्स, जो इंडिया के अंदर 300 बड़े बड़े कोऑपरेटिव्स हैं जिनका साल का टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, जैसे अमूल होगी, IFFCO होगी, इन सबको भी बोला गया है कि आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आके ही अपनी प्रोक्योरमेंट कीजिए। ठीक है, पहले वो सिर्फ एज अ सेलर रजिस्टर होते थे, अब वो एज अ बायर भी इसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं और अपना सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी कंपनी बनाई गई है ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से जो भी लोएस्ट बिडिंग करेगा उसका सरकार सामान खरीद ले।
सारे इन्वेस्टर्स को बराबर का मौका मिले, ये सारी चीजों की कोशिश है हमारी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। तो ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है, और इवन अब आप या मैं भी खरीदना चाहें हम भी खरीद सकते हैं, बस एज अ रजिस्टर्ड यूजर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स के बारे। देखो फ्लोटिंग, हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना था? अच्छा, अब फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? देखो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स एक तरह से मान लो कि आपका अगर कोई एक वाटर बॉडी है, जैसे कोई लेक मान लो, कोई डैम मान लो, कुछ भी मान लो, हम इसके ऊपर ना आपके फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बना देते हैं और उसके ऊपर आपके सोलर पैनल्स लगा देते हैं। इससे अब दो फायदे हैं। एक फायदा है जो पानी का अपना है कि आपकी इवेपोरेशन से ना पानी नहीं जाएगा, क्योंकि लेक कवर होगी ज्यादातर, तो आपकी इवेपोरेशन कम हो जाएगी, तो पानी का लॉस कम हो जाएगा। दूसरा, जो आपके सोलर पैनल यहाँ पे लगे हैं, इन्हें ना नहीं तो ठंडा करने के लिए, अगर हम जमीन के ऊपर लगाते हैं, इन्हें ठंडा करने के लिए ना थोड़ा थोड़ा पानी सप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो इनकी बिजली प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि नीचे से पानी थोड़ा बहुत तो इवेपोरेट हो ही रहा है, नहीं तो ह्यूमिडिटी आसपास के एरिया में जो क्रिएट हुई है उसके कारण ये सोलर पैनल अपने आप ठंडे रहेंगे, तो ये बिजली भी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, इवेपोरेशन भी कम हो जाएगी, और प्लस तीसरा फायदा, हमारा जो यूजफुल लैंड है जहां पे हम कुछ और चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, वो सोलर पैनल लगाने के लिए वेस्ट नहीं होगा। जो ये खुला पानी का एरिया है इसे कवर करके हम इसके ऊपर ये सोलर प्रोजेक्ट्स लगा पाएंगे। तो ये तीन फायदों के लिए आपकी सरकार अब विचार कर रही है कि इंडिया में लार्ज स्केल के ऊपर सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं। तो इसकी अभी सरकार ने पॉलिसी बनानी है, अभी वर्क कर रही है सरकार इसके ऊपर, कैसे हम बनाएंगे, कैसे उन्हें क्या इंसेंटिव्स ऑफर करने हैं। तो अभी कुछ महीनों में आपको इसके ऊपर एक डिटेल पॉलिसी के तौर पे ये सारी चीज दिखेगी, ठीक है। तो ये जितने बेनिफिट हैं वो यहाँ पे लिख दिए गए, जैसे मैंने आपको बताया, वाटर कंजर्वेशन, फिर ट्रैकिंग, सब कुछ हो जाएगा, स्टोरेज अपॉर्चुनिटी, वो सब कुछ, ठीक है। एनवायरमेंटल कंट्रोल भी रहेगा, क्योंकि अगर ये सब कुछ ऊपर है तो आपके एल्गल बूम ये सब कुछ रुक जाएगा, जिसके कारण नीचे स्पीशीज बचे रहते हैं फिर, ठीक है। फोर्थ करंट अफेयर है क्रॉस बॉर्डर फ्यूल मूवमेंट के बारे, इंडिया बांग्लादेश के बीच में। देखो इंडिया बांग्लादेश ने कुछ महीने पहले, इनफैक्ट कुछ साल पहले, 2018 में सबसे पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था, मतलब शुरुआत बता रहा हूँ, 2018 में एक एग्रीमेंट साइन किया था जहां पे हम एक दूसरे की शिप्स को अलाउ करने वाले थे कि हम एक दूसरे की शिप्स को अपनी रिवर्स यूज करने दें ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो हमारे कार्गो, जैसे इंडिया के अंदर से गंगा बहती हुई बांग्लादेश में जाती है, तो हम उसके अंदर अपना सारा सामान गंगा के थ्रू समुंदर तक लेके जा सके, ठीक है। सिमिलरली वो भी इंडिया के अंदर अगर कोई सामान भेज रहे हैं वो भी रिवर्स के थ्रू भेज सके। फिर धीरे धीरे हमने ये कॉपरेशन ट्रांसपोर्ट, जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर भी बढ़ाई है, और इसी के चलते हुए जो आपकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है ना, वो अपना टेस्ट ट्रायल करने लगी है त्रिपुरा, बांग्लादेश, मेघालय, असम, ये सारे एरियाज इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। बांग्लादेश हमारे इंडिया की साइड से असम, मेघालय, त्रिपुरा, और उधर से तो हमने क्या करना है, देखो क्योंकि अगर आपके नॉर्थ ईस्ट का अगर आप मैप देखोगे ना, नॉर्थ ईस्ट आपका हर साइड से ना बंगाल से घिरा हुआ है, सॉरी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये नॉर्थ ईस्ट का नीचे वाला हिस्सा। एक्चुअली अगर मैं मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करना चाहूँ ना, ज्यादा आसान रास्ता है कि मैं बांग्लादेश के अंदर से रूट्स कनेक्ट कर सकूं, क्योंकि नहीं तो घूम के जाने में अपने आप में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत पड़ जाएगी। तो अब हम धीरे धीरे इन्हीं रूट्स को टेस्ट करना शुरू कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से सामान कैसे कैसे भेजा जाएगा और उसकी क्या कॉस्टिंग्स पड़ेंगी। तो वैसे ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भी ये करके देखना चाहती है कि हम कैसे गुवाहाटी से मेघालय और फिर बांग्लादेश सामान भेजेंगे, फिर हम बाद में त्रिपुरा को भी कनेक्ट करना चाहते हैं इससे, ठीक है। ये पहले एक बार ऊपर से रूट कनेक्ट कर रहे हैं, फिर हम त्रिपुरा से भी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें। नेक्स्ट करंट अफेयर जो है वो है मुहर्रम, जो अभी आपका चल रहा है, और जुलिजना के बारे, जुलजना के बारे। देखो मुहर्रम आपके ना इस्लाम के अंदर
फर्स्ट मंथ मनाया जाता है इस्लामिक कैलेंडर में। मुहर्रम एक मोर्निंग सैड महीना माना जाता है शिया मुस्लिम्स में, क्योंकि उनके जो वन ऑफ द लीडर्स थे, जिनका नाम था क्या नाम था, हाँ, हुसैन इब्न अली, जो आपके प्रॉफिट मोहम्मद के ग्रैंडसन थे, उनकी डेथ हुई थी इस महीने में, वॉर के अंदर उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, बैटल ऑफ करबला में। तो इसी के लिए बहुत ही सैडनिंग मंथ मनाया जाता है, और इसमें इस्लाम में माना जाता है इस महीनों में लड़ाई नहीं छेड़ी जाती। 4 महीने इस्लाम के अंदर ऐसा माने जाते हैं जहां पे लड़ाई करना बिल्कुल मनाही है। ठीक है, उनमें से ये भी एक महीना है जहाँ पे कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जाती। वैसे ही रमजान का जैसे महीना होता है, उसके बाद ये सेकंड होलीएस्ट मंथ मुहर्रम का ही माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हर 10th डे ऑफ जो मुहर्रम होता है ना, उसे अशूरा या मॉर्निंग ऑफ मुहर्रम माना जाता है। ये वही सैडनिंग डे जो है जहां पे आपके हुसैन इब्न अली की जो थी डेथ हो गई थी बैटल ऑफ करबला में। अब इसके चलते हुए यहाँ पे एक बहुत फेमस स्टोरी है इस्लाम के अंदर, जहां पे मतलब एक घोड़े की, एक हॉर्स की लॉयल्टी दिखाई गई है। उस हॉर्स का नाम था जुलजना। जुलजना बेसिकली एक ग्रे अरेबियन स्टालियन था, जिन्होंने, जो मतलब हुसैन इब्न अली का घोड़ा था वो। तो हुसैन इब्न अली की बैटल ऑफ करबला में डेथ हो गई। जुलजना खुद भी इंजर हो गया था, एरो लग गया था, पर जुलजना तब भी उनकी बॉडी को अपने ऊपर कैरी करके वापस उनके घर वालों तक लेके आया, उनकी बॉडी को डिलीवर किया, और डिलीवर करने के कुछ टाइम बाद जुलजना मर गया। तो उसने, ये माना जाता है कि उसने अपनी पूरी ड्यूटी पूरी की, कि उसने अपने मास्टर को वापस डिलीवर किया, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो इस टाइम क्या करते हैं, मुहर्रम का जो 10th डे होता है उसकी एक फिर एक घोड़ा अभी भी यूज किया जाता है बिना किसी राइडर के, तो जुलजना को रिप्रेजेंट करने के लिए, कि उसे सारे फिर हाँ टच करके उसके ब्लेसिंग्स लेते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपके फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट है इंडिया बांग्लादेश के बारे ही, रिवर वाटर डील। सो बेसिकली ये करंट अफेयर भी अभी मेच्योर होगा, क्योंकि इस महीने के एंड तक एक्सपेक्टेड है। इंडिया बांग्लादेश के अंदर जो रिवर्स जैसे फ्लो करती है ना, जैसे गंगाई, जैसे मैंने बताई, ब्रह्मपुत्रा होगी, तिस्ता होगी, ये सारी रिवर्स में ना अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया हुआ है इंडिया और बांग्लादेश ने, कि हम पानी कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे इंडिया और पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की हुई है, जिसमें 3 जो वेस्टर्न नदियां हैं, यानी कि इंडस, झेलम और चिनाब, उनका सारा पानी, ज्यादातर पानी पाकिस्तान यूज करेगा। हम सिर्फ उन्हें ड्रिंकिंग पर्पस और ऐसी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। पर बाकी जो 3 नदियां हैं, आपकी रावी, ब्यास और सतलुज, उनके ऊपर इंडिया का 100% हक है, उसमें से चाहे हम एक बूंद पानी ना पाकिस्तान को दें। बांग्लादेश के साथ हमारा अभी तक कोई भी क्लियर एग्रीमेंट नहीं है, और ये एक बहुत ही कंटीजियस पॉइंट बन जाता है कि कभी बांग्लादेश साइड हम ज्यादा पानी भेज देते हैं, कभी कम पानी। तो हम एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के साथ कंपैरेटिवली हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और हम नहीं चाहते कि पानी को लेकर खराब हो जाए। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में एक्सपेक्टेड है कि हम ये 2 लाइनें आखिरी में रिपीट होगी, ये सेम ही है। ठीक है, कि आपकी बहुत सारी अभी तक ये जो है ना, ये बहुत ही क्लोज गार्डेड एग्रीमेंट अभी तक चल रहा है, टाइटली गार्डेड है। तो कौन सी नदियों के ऊपर एग्रीमेंट होना है, कितना वाटर शेयरिंग है, इसके अभी कोई ठोस खबर नहीं है, ये सिर्फ पहली रिपोर्टिंग है। पर इस महीने के एंड तक एक पूरा ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि अगले महीने आपकी जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो इंडिया को विजिट करने वाली हैं, और तब हमें एक्सपेक्टेड है कि तब ये एग्रीमेंट साइन होगा। तो इसी कारण आजकल इसकी नेगोशिएशन चल रही हैं। 6-7 सितंबर को वो आ रही हैं, तब तक जाके सारी की सारी डिटेल्स इसकी सामने आएंगी, और वाटर शेयरिंग कैसे करने वाले हैं उसके ऊपर डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।